नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर रविवार देर शाम हमला करने के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को सोमवार पुलिस ने भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया। एसीजेएफ फर्स्ट की अदालत में पेश हुए मुर्तजा को कोर्ट ने 7 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। गौरतलब ये भी है कि गोरखनाथ मंदिर में रविवार को आरोपी मुर्तजा जबरन घुसा और पीएसी के 2 सिपाहियों पर धारदार हथियार से हमला करते हुए उन्हें घायल कर दिया। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। इस पूरे मामले की जांच एटीएस और एसटीएफ संयुक्त रूप से कर रही है। इस पूरे मामले को आतंकी हमले के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिसके बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने और साथ में एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मामले में यूपी पुलिस का स्पष्ट स्टैंड है कि यह आतंकी हमला हो सकता है। साथ ही उन्होंने इसके पीछे बड़ी साजिश होने की भी संभावना जताई है, जिसके बाद लगातार अयोध्या, काशी, मथुरा इन तमाम धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। तो वहीं गोरखनाथ मंदिर हमले के बाद आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच गए। सबसे पहले उन्होंने बीआरडी मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती घायल दोनों सिपाहियों का हाल जाना। उसके बाद उन्होंने डॉक्टरों से उनके इलाज के बारे में जानकारी भी हासिल करी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर घटनास्थल का दौरा किया है। प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज झांसी दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करी है। तो वहीं बैठक के बाद कहा कि समय से तालाब भरे जाएं, साथ ही लोगों को पानी की सप्लाई समय से मिलनी चाहिए। इसके लिए कुछ समस्याओं को लेकर अधिकारियों से बातचीत भी हुई है और 100 दिन के अंदर कार्य योजना क्या है वो कार्य योजना तैयार करके धरातल पर उतारनी होगी, ऐसा कहा है। साथ ही बताया कि उन्होंने सभी अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए हैं। तालाब भी समय से भरे जाएं और लोगों को पानी का सप्लाई भी समय से हो, इसकी चिंता करना चाहिए। इसी बिंदुओं पर डिटेल में बात हुई है। अब एक स्थल का निरीक्षण करूंगा और सभी 100 दिन के कार्य योजना क्या होगी वह कार्य योजना तैयार करके धरातल पर उतारना है। अधिकारी भी स्थलीय निरीक्षण और सप्ताह में 3 दिन का रात्रि विश्राम, जो एससी है यानी मंडलीय अधिकारी है वह भी अपने जनपदों का प्रवास करे और उसी जिले में रात में रुककर थोड़ा समीक्षा। उत्तर प्रदेश में बढ़ती गर्मी की वजह से लोग अब घरों के बाहर निकलना कम कर रहे हैं। यही वजह है कि अब सड़कें सुनसान होने लगी हैं। अप्रैल के महीने में ही गर्मी का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। कड़ी धूप में चलती लू से लोगों का बुरा हाल होने लगा है। ट्रैफिक पुलिस और आम जनता के लिए कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही। उत्तर प्रदेश में बढ़ते तापमान ने लोगों की जिंदगी की रफ्तार धीमी कर दी है। करीब 40 डिग्री के तापमान की वजह से लोगों ने अब घर से निकलना बंद कर दिया है। सड़कों पर सन्नाटा नजर आता है, लेकिन नगर निगम की तरफ से अभी कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं, क्योंकि आम आदमी जो सड़क पर रहता है उसके लिए ना तो प्याऊ का इंतजाम किया गया है और ना ऐसे पुलिसकर्मी जो ट्रैफिक से जुड़े हैं उनके लिए कोई अस्थायी बैठने की व्यवस्था की गई है। फिलहाल लखनऊ में खासकर जो बढ़ता हुआ तापमान है उसके नज़ारे देखने को मिलते हैं। बच्चों के स्कूल चल रहे हैं, ऐसे में उनको भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है छुट्टी में अपने घरों को जाने के लिए। लेकिन ख़ास बात है कि अभी प्रशासन जागा नहीं है, अभी किसी तरह के इंतज़ाम नज़र नहीं आते हैं सड़क पे। लेकिन जो तापमान है उसकी शिद्दत लगातार बढ़ रही है और ये भी माना जा रहा है कि अप्रैल के महीने में जब गर्मी का इस कदर प्रचंड जो उसका रूप नज़र आ रहा है, तो फिलहाल आने वाले समय में या यूँ कहें कि मई और जून में गर्मी अपने किस पायदान पर होगी। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय मंत्री बनने के बाद पहली बार गृह जनपद आगरा में आए हैं। तो वहीं इस दौरान जनता टीवी की टीम ने तमाम मुद्दों को लेकर कैबिनेट मंत्री से खास बातचीत की। ऐसे में शिक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में शिक्षा का स्तर गिर गया था और अब पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सुधार हुआ है। सुनिए और क्या कुछ कहा। 1976 में भारतीय राजनीति में कदम रखने वाले योगेंद्र उपाध्याय आज लंबा सफर करके
योगी कैबिनेट में मंत्री बने हैं। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय आज जनता टीवी के साथ में उनसे जानेंगे उनकी आगरा शहर की प्राथमिकता क्या होंगी। आप उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उच्च शिक्षा में बहुत जो उत्तर प्रदेश के अंदर गिराव हुआ है वो आगरा में सबसे ज्यादा देखने को मिला है। क्या प्राथमिकता होगी आगरा के सूबे के लिए? पिछली सरकारें जो रहीं, सिर्फ आगरा ही नहीं पूरे प्रदेश में शिक्षा के स्तर को उन्होंने गिरा दिया, बल्कि ढांचे को, ढर्रे को बिगाड़ दिया। पिछले 5 साल की योगी जी की सरकार में वह शिक्षा की स्थिति पटरी पर आई है और हमारा प्रयास ये होगा कि जो पटरी पर आई हुई व्यवस्था है माननीय योगी जी के नेतृत्व में वो तेज रफ्तार प्राप्त कर ले और सुधार की ओर बहुत तेजी से बढ़े, इसके लिए हमारा प्रयास रहेगा। आगरा एक मेट्रो सिटी है, मेट्रो बन रही है, यहाँ पर स्मार्ट सिटी में जाना जाता है, लेकिन जो विकास पर्यटन नगरी को होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। और योगेंद्र उपाध्याय से पूरा जिला आगरा काफी उम्मीद कराते हैं, क्योंकि आपको एक भागीरथ, आगरा का भागीरथ भी कहा जाता है। तो इस मामले में क्या प्राथमिकता है, किस तरीके से आगरा के विकास को ताकत दी जाती है? अब जो भागीरथ है वो ये पर्यटन भी बढ़ाए। चलिए, कोई आपने जिम्मेदारी, इस जिम्मेदारी का मुझे एहसास है और मेरे पास एक विजन डॉक्यूमेंट भी है आगरा के आसपास के पर्यटन केंद्र कैसे आगे इसको बनाया जाए, क्योंकि अगर ये पर्यटन केंद्र बनेगा तो न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि यहाँ पर रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और साथ ही उत्तर प्रदेश की आर्थिक रीढ़ साबित होगा ये इस इलाका। इसमें खासतौर से जब आगरा की बात करें तो आगरा पर्यटन नगरी भी नहीं, सांस्कृतिक नगरी भी है और सांस्कृतिक पर्यटन की यहाँ पूर्णतः उपेक्षा होती रही है पिछले 70 सालों में। उस सांस्कृतिक पर्यटन केंद्रों को विकसित करके उनको पूरे विश्व के पर्यटन मानचित्र पर परोस कर एक नई आयाम तैयार करेंगे, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को सांस्कृतिक चेतना भी जागृत हो और आगरा में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो। योगी जी, योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों एक बड़ा अहम बहुत कार्रवाई की है, आईएएस और आईपीएस को निलंबित किया है। तो 5 साल में ये चीज दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन अब योगी जी के तीवर सत्य हैं। क्या कहेंगे, किस तरीके का संदेश है? किसी भी क्षेत्र में जो पिछले 5 साल में गिरावट आई, मैंने वो पिछले 20 सालों में गिरावट आई, योगी जी के 5 सालों में उसमें सुधार करने के पहला प्रयास हुआ। अब जंग लगी हुई व्यवस्था मिली थी, अब जंग हटी है। तो मैंने कहा ना कि अब जो भी सुधार है, जो ठर्रा बिगड़ा हुआ था उसकी पटरी बन गई। अब पटरी पे तेज रफ्तार होगी, नए तेवर और नए कलेवर के साथ राजनीति करेंगे योगी जी और किसी भी भ्रष्ट को बख्शेंगे नहीं। महाराष्ट्र में जिस तरीके से लाउड स्पीकर को हटाया जा रहा है, क्या उत्तर प्रदेश में भी ऐसी उम्मीद की जा सकती है? मैं आपके माध्यम से जनता से अपील करना चाहूँगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के जो भी आदेश है किसी भी संदर्भ में हो उसका अनुपालन होना चाहिए। जनता को स्वयं इस प्रेरणा से इसमें आगे आना चाहिए। आगरा और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उच्च शिक्षा का स्तर गिरा, उसको अब हर हाल में पुराने गौरव पर लौटाया जाएगा। इसके साथ ही पिछले 10 से 20 साल के अंदर प्रशासनिक अधिकारियों ने जो लूट खसोट की है उस पर बहुत तेजी के साथ में काम होगा और उन पर एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। ये कहना है उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का। मैं ग्राउंड जीरो से प्रदीप रावत, जनता टीवी आगरा। योगी सरकार की दूसरी पारी में आज पहली बार जनता दरबार का आयोजन किया गया। यूपी के कई जिलों से भारी तादाद में फरियादी लखनऊ पहुंचे। सभी फरियादियों की समस्याएं सुनने के लिए राज्य मंत्री अजीत पाल को आज, जबकि राज्य मंत्री बलदेव सिंह अलख मंगलवार यानी कि कल के लिए जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। हालांकि सीएम आवास पर आए फरियादियों की भीड़ को देखकर एक बात तो साफ हो गई कि यूपी में समस्याओं का अंबार जरूर है और जिले के अधिकारी जन समस्याओं को अनसुना करते हैं और यही वजह है कि सीएम जनता दरबार में इतनी तादाद में फरियादी पहुंचते हैं। तो वहीं जनता दरबार को लेकर सपा नेता शौकत अली ने सरकार पर हमला भी बोला है। उत्तर प्रदेश की सरकार जब से पुनः सत्ता में आश्रित हुई है तब से उत्तर प्रदेश में अपराध की चरम सीमाएं पार हो गई हैं। ऐसे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा है। लोग न्याय पाने के लिए लगातार विधानसभा के सामने अड्डा करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार लोग थाने और तहसीलों के चक्कर काट रहे हैं, न्याय की उम्मीद में दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें न्याय की उम्मीद उत्तर प्रदेश में दिख नहीं रही। पहले भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जनता दरबार लगाया, चंद दिनों तक वो जनता दरबार चला।
लखनऊ के हजरतगंज में 6000 पदों पर नियुक्तियों की मांगों को लेकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन करते हुए एडीसीपी को ज्ञापन सौंपा है। वहीं एडीसीपी ने ज्ञापन लेकर अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया कि दरअसल 5 महीने पहले जूनियर एडेड सहायक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक भी बेसिक शिक्षा अधिकारी अभ्यर्थियों को दौड़ाने का काम कर रहे हैं और रिजल्ट आने के बाद भी नियुक्ति नहीं मिल रही है। आपको बता दें 2019 में सहायक अध्यापकों की भर्ती आई थी। तो वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी उत्तराखंड की। उत्तराखंड में मई महीने से चारधाम की यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको देखते हुए प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई, बीआरओ के अधिकारियों के साथ में बैठक की है। बैठक में मुख्य रूप से सीएम धामी ने चारधाम से संबंधित सड़कों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उत्तराखंड राज्य के जंगलों में लगातार बढ़ रही वनाग्नि की घटनाओं के संबंध में भी अधिकारियों को निर्देशित किया है और उनसे चर्चा भी की है। देखिए, चारधाम यात्रा हमारी शुरू होने वाली है, इसलिए सभी सड़कें उत्तराखंड की, चाहे जो ऑल वेदर में बनी है या भारतमाला श्रृंखला में बनी है या राज्य सेक्टर की सड़कें हैं, सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हों, हमारे आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए, यात्रियों के लिए सुविधाजनक हो, किसी प्रकार की उनको परेशानी न हो। इसके लिए हमने आज पूरे लोक निर्माण विभाग की और हमारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की अंतर्गत जो सड़कें बनी हुई हैं, उन दोनों ही विभागों की समीक्षा की है। साथ में वन विभाग की भी समीक्षा की है, जो कि अग्निशमन कैसे हो, और इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पर बहुत जगह पर चीड़ के जंगलों में आग लग जाती है, उसको कैसे बुझाया जाए, गुलदार का जो आतंक है उसको कैसे कम किया जाए। साथ में भूस्खलन, जो एक हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, हर बार आपदा आती है, आपदा के समय में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है, उन सभी पर टास्क फोर्स बनाने के लिए, और विशेषकर जो छोटे बच्चों को गुलदार ले जाते हैं उसके लिए वन विभाग द्वारा कोई नई योजना बनाई जाए, उसके संबंध में आज यहाँ पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की। देहरादून में युवा मंगल दल, महिला मंगल दल के तर्ज पर ही प्रदेश में अब किशोरी मंगल दल भी नजर आएगा। प्रदेश के युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने पहली विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को किशोरी मंगल दल का प्रस्ताव बनाने के लिए निर्देशित किया है। मंत्री रेखा आर्या का कहना है कि प्रदेश में युवाओं और महिलाओं के लिए मंगल दल काम कर रहा है, लेकिन 15 से 25 साल की बालिका या फिर किशोरियों को लेकर कोई मंगल दल नहीं है, जिसको देखते हुए विभाग को निर्देशित किया गया है। तो वहीं इसके अस्तित्व में आने से विभाग की योजनाओं का सीधा फायदा किशोरियों को भी मिलता नजर आएगा, ये कहना है रेखा आर्या का। देखिए, जो किशोरी मंगल दल है उसका कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि हम जनप्रतिनिधि है और हमने नवयुवक मंगल दल, जिसमें हालांकि कभी ये नहीं लिखा गया है कि उसमें लड़कियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम ये देखते हैं कि अस्तित्व में केवल नवयुवक मंगल दल में हम लड़कों को ही देखते हैं, लड़कियों को नहीं देखते। महिला मंगल दल में हम विवाहित महिलाओं को देखते हैं, उनका पूरा ग्रुप देखते हैं, लेकिन हमने किशोरी मंगल दल जो 15 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक की बालिका या अविवाहित बालिका है, उनका ग्रुप हमने आज तक नहीं देखा। तो उस ग्रुप को भी हमें दिशा देने की आवश्यकता है, इसलिए मुझे लगा कि हमें इस ग्रुप को भी हमें कवर करना चाहिए। और इसको यदि हमें वॉलीबॉल देना है, इसको हमें यदि बैडमिंटन देना है, इसको हमें क्रिकेट किट देना है, इसको हमें कुछ और साजो सामान देना है, तो वो पाने का अधिकार भी हमारी बालिकाएं हैं। तो इसलिए आज जो है ये नवसृजित या नवाचार में एक कार्य हम लोग करने जा रहे हैं कि हमारी जो किशोरी मंगल दल कह लीजिए या बालिका मंगल दल कह लीजिए, उसको हम लोग स्थापित करने वाले हैं। तो वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का चिंतन शिविर 5 अप्रैल से शुरू होकर 12 अप्रैल तक बदस्तूर जारी रहेगा। ये चिंतन शिविर कई मायने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें संघ की आगामी 20 साल की योजनाओं और राष्ट्र निर्माण में भूमिका पर मंथन होगा। बताया ये भी जा रहा है कि चिंतन शिविर में साल 2025 में संघ की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी साल के तौर पर भव्य तरीके से मनाए जाने पर भी चर्चा होगी। संघ से जुड़े सूत्रों के मुताबिक संघ अपने कार्यों को और विस्तार देने के लिए विशेष योजना पर काम कर रहा है। बैठक में संघ से जुड़े हिंदूवादी संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्रों की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगे। साथ ही बैठक में देश के कई क्षेत्रों की समस्याओं और उनके निवारण को लेकर चर्चा की जाएगी। शहर के अलावा गांवों तक पैठ बनाने को लेकर इस बैठक में विशेष रूपरेखा तैयार की जाएगी। यूपी के बाद अब उत्तराखंड में भी जेसीबी गरजने लगी है। हल्द्वानी में नगर निगम ने मंगल पड़ाव में अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को हटाने पहुंची, वैसे ही स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन और नगर निगम का विरोध करना शुरू कर दिया। क्या है पूरा मामला, इस खास रिपोर्ट में समझिए।
पिछले कई समय से आपने बुलडोजर शब्द खूब सुना होगा। यूपी में तो बुलडोजर का इतना भौकाल बन चुका है कि अब ये एक ब्रांड सा बन चुका है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान तो विपक्षियों ने बुलडोजर शब्द को मुख्यमंत्री योगी से जोड़कर उन्हें बुलडोजर बाबा तक बना दिया। लेकिन अब ये बुलडोजर यूपी के बाद उत्तराखंड में भी गरजने लगा है। हल्द्वानी में नगर निगम ने मंगल पड़ाव में अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। नगर निगम की टीम जैसे ही अतिक्रमण हटाने पहुंची, वैसे ही स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन और नगर निगम का विरोध करना शुरू कर दिया। अतिक्रमण तोड़ने के दौरान प्रशासन से स्थानीय व्यापारियों की तीखी नोकझोंक और बहस भी हुई। अतिक्रमण का विरोध कर रहे कई लोग जेसीबी के सामने आकर बैठ गए और कार्रवाई का विरोध करने लगे। पुलिस ने सभी को बलपूर्वक हटाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की, लेकिन कोई भी बड़ा बवाल पैदा न हो, इसको देखते हुए पुलिस ने हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदय को घर में ही नजरबंद कर दिया, जिसके बाद सुमित की प्रशासन से अधिकारियों के साथ नोकझोंक भी हुई। सुमित ने इसे बदले की कार्रवाई बताया है। गरीब आदमी का आपने ठेला फड़ हटाकर जो दिहाड़ी मजदूरी से अपने 2 वक्त की रोटी कमाता है, अगर आपको लगता है आपने अतिक्रमण पे कार्रवाई करी है तो आपने अन्याय करा है। आपने तह बाजारी जो बेचारा गरीब आपको इतने वर्षों से दे रहा था, आपने उसे वो जगह दी, स्थल दी, संरक्षण दिया, झूठा संरक्षण दिया। और क्योंकि अब चुनाव हार गए, चुनाव के जो हारे जैसे छोटे बच्चे के हाथ से खिलौना छीन लेते हैं तो उपद्रव मचाता है, रोता है, धोता है, सर पीटता है। इस सर पीटने का तरीका गरीबों पे नहीं दिखाना चाहिए। वहीं इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट और नगर निगम आयुक्त भी मौजूद रहे। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि मंगल पड़ाव क्षेत्र की मछली बाजार में अतिक्रमण हटाने को लेकर व्यापारियों को नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन कोई भी व्यापारी अपनी दुकान को लेकर वैध पत्र नहीं दिखा पाया। इसके चलते अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो मंगल पड़ाव पे ये मीट मार्केट और जो मछली बाजार है, इसमें निगम के द्वारा इन लोगों को नोटिस दिया गया था और इनके द्वारा इन दुकान वालों के द्वारा अब तक कोई वैध पत्र यहाँ पर नहीं दिखाया गया था, जिसके क्रम में आज ये अभियान चला है और जो भी ये दुकानें हैं जो अवैध रूप से बनी हुई हैं, उनको हटाने का अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस विधायक को नजरबंद किए जाने के मामले पर प्रीतम सिंह ने सरकार पर विपक्षी विधायकों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि जनता के बीच जाना विधायक का हक है और सरकार को जवाब देना होगा कि किस हक से विधायक को नजरबंद किया गया। जो सम्मानित विधायक है सुमित हृदय जी, वो देखना चाहते थे, जानना चाहते थे कि वास्तविकता क्या है, हकीकत क्या है, और आम जन जो है इस बात को चाहता था कि विधायक उनके बीच में जाए। और सुमित हृदय जी जब अपने घर से जो है वहाँ जाने के लिए निकले, तो जिस तरीके से पुलिस ने उनको हाउस अरेस्ट कह लीजिए या नज़रबंद कह लीजिए करने का काम किया है, कांग्रेस इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है, भर्त्सना करती है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा कारणों के चलते विधायक से घर पर ही रहने का आग्रह किया गया था, जिससे अतिक्रमण के दौरान कानूनी व्यवस्था नहीं बिगड़े और अतिक्रमण हटाने का काम सुचारू रूप से चल सके। एहतियात के तौर पर विधायक सुमित हृदय के घर पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। हल्द्वानी से योगेश शर्मा की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग में कांग्रेस का 3 दिवसीय महंगाई मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। कार्यक्रम के अंतिम दिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। साथ ही भ्रष्ट सरकार के खिलाफ जनता से एकजुट होने का आह्वान भी किया है। कार्यक्रम के तहत सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता सुबह के समय बस अड्डे स्थित रामलीला स्थल पर एकत्रित हुए और फिर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। कांग्रेसियों ने कहा, भारत सरकार की ओर से घरेलू गैस, डीजल, पेट्रोल, खाद्य सामग्री और जरूरी निर्माण सामग्री के दामों में भारी इजाफा करने से जनता परेशान है। महंगाई को लेकर जनता में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्देशानुसार देश के पूरे जनपदों के मुख्यालयों पे विगत 2 तारीख से महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ाए गए हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स के दाम बढ़ाए गए हैं और सबसे अधिक जो तेजी दामों को बढ़ाने में जो सरकार ने की है उसमें गैस सिलेंडर, घरेलू गैस हो गया और पेट्रोलियम पदार्थों की
निरंतर वृद्धि जो हो रही है, इसके लिए कांग्रेस ने देशव्यापी एक आंदोलन चलाया है। उसी के तहत आज जनपद मुख्यालय में भी कार्यक्रम आज 4 तारीख को जारी है। मसूरी में पर्यटन सीजन को लेकर व्यापारियों और पुलिस प्रशासन के बीच में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी सीजन को लेकर विचार विमर्श किया गया और शहर की समस्याओं के समाधान के साथ ही यातायात व्यवस्था और पार्किंग स्थलों में ही वाहनों को खड़ा करने के लिए सहमति बनी है। इस अवसर पर एसडीएम मसूरी, पीडब्ल्यूडी, पेयजल निगम, जल संस्थान, विद्युत विभाग के साथ साथ मसूरी टैक्सी एसोसिएशन, मसूरी व्यापार मंडल, मसूरी होटल एसोसिएशन ने कई सुझाव दिए और पर्यटक सीजन के दौरान व्यवस्था दुरुस्त बनाने के लिए कई सुझावों पर निर्णय भी लिया गया। क्योंकि कोविड के बाद शायद 2 साल के बाद पहला सीज़न है जिसमें एक्सपेक्टेडली बुकिंग्स पूरी फुल हैं, तो फिर शायद ज़्यादा भीड़ रहेगी पिछले 2 सालों से। तो पहले से हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफ़ी हायर लेवल पे भी मीटिंग्स हो चुकी हैं इसमें कि कैसे हम पार्किंग्स की, ट्रैफिक की मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो उसके रिगार्डिंग होटल एसोसिएशन, टैक्सी यूनियंस और सभी का क्योंकि कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है, वो मीटिंग आज हमने करी थी। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत